क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. लेट्स स्टार्ट अप विद टुडेज लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मेजर डिफरेंस क्या है। कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ आइसोलेटेड गैसियस एटम so that it can get converted into an isolated gaseous anion, right। तो अगर आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम इलेक्ट्रॉन दें और वो बन जाए एनायन, तो इसके लिए आप जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 जो होगी, लेट्स से वो -x किलो जूल है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव स्टैंड्स हियर फॉर एनर्जी रिलीज, राइट। बट हर बार इस चीज को समझाना है कि आपका एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है या लेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो एक डिफिकल्ट वर्क है। तो हम एक और टर्म लेकर आते हैं, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का अफेक्शन कितना है एलिमेंट का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बस इतना फर्क है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो मॉडुलस होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, Positive. पॉजिटिव होती है ना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, लेस नेगेटिव, पॉजिटिव, सारी चीजें हो सकती है। इसका टर्मिनोलॉजीज अलग है, इसके टर्मिनोलॉजीज अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप बोल सकते हो कि हाँ बढ़ गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कम हो गई, लाइक दैट। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप ऐसे नहीं बोलते कि बढ़ गई या घट गई, आप हमेशा बोलते हैं कि मोर नेगेटिव हो गई या लेस नेगेटिव हो गई या फिर पॉजिटिव हो गई, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मोर नेगेटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, हाई है। दैट मीन्स मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आपकी लेस नेगेटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी लो होगी। दैट मीन्स लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग क्या लेके चलेंगे बेटा, 0। Zero. दैट मीन्स नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। साथ में हमने बहुत सारी चीजें इस मैटर में भी डिस्कस करी थी कि जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की सक्सेसिव वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे, सेकंड ज्यादा होती है फर्स्ट से। उसी में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये देखा जाता है कि आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो तो नेगेटिव होगी, लेकिन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या होती रहती है, पॉजिटिव। मतलब हर किसी एटम में सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना खत्म, मतलब एकदम नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन वो लेना नहीं चाहता, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना या थर्ड इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस लगता है, जिस वजह से हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है और सक्सेसिव सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। बट ये सारी चीजें इस चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता कि O2 माइनस क्यों बनता है फिर, और Al3 प्लस क्यों बनता है फिर, क्योंकि क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा वो दो डिफरेंट चीज है। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लैटिस एनर्जी का एग्जांपल देके आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी थी कि ये वाला जो पॉइंट्स है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है और बाकी सारी पॉजिटिव होती है, ये एक डिफरेंट चीज है, ये सच को कोई झुकला नहीं सकता। बट ये क्यों बनता है, वो -1 ही रहे और एल्यूमिनियम या फिर कोई भी आयन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करे, 3 क्यों कर रहा है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, वो सारी चीजें डिफरेंट है। इनसे ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो है एग्जिस्ट करती है।
यहाँ तक सब लोगों को क्लियर था लास्ट क्लास में? किसी को कोई डाउट? नो मैम। Alright, so let's move towards the today's lecture. अब आज हम लोग जो है बेटा डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज को जो है मतलब डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग गेन एंथैल्पीज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला फैक्टर है बेटा ऑफ कोर्स एटॉमिक रेडियाई। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ एंटर करेगा बेटा? वैलेंस शेल पे। बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी एंटर करेगा जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तभी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा ना। जब हमारे घर पे गेस्ट कभी आएंगे तो उसको बुलाएंगे। तो यहाँ पे जब आपको ये चीज समझ आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो रिलेटेड किससे है? जेड इफेक्टिव से, और साथ साथ वो एटॉमिक रेडियाई को भी अफेक्ट करता है ना। तो एटॉमिक जेड इफेक्टिव विल बी द टू पैरामीटर्स जो डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है। तो एटॉमिक रेडियाई से मुझे समझ आता है कि अगर एटॉमिक रेडियाई घटेगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई अगर डिक्रीज हुआ मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मतलब देयर इज मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब हम और इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट शेल में क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम मोर नेगेटिव और आई कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज। बोलिए हाँ या ना, समझ आई बात? यस मैम। सेकेंड फैक्टर ऑफ कोर्स जो होगा वो होगा किसका? जेड इफेक्टिव का, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे मैंने बोला ऑब्वियसली अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो मोर नेगेटिव हो जाएगी, या फिर हम बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो है, दोनों ही पैरामीटर्स जो है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पे। अब आते हैं तीसरे पैरामीटर पे, नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमें ये पता है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक और अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ईजी क्या हो जाएगा? लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज या फिर लो, राइट। फोर्थ आएंगे नेक्स्ट पैरामीटर जो कि अफेक्ट करेगा, वो होगा हमारा क्या बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के लिए बार बार मैं एक ही चीज दोहराती हूँ, दोबारा से दोहराऊंगी कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है और वो सिर्फ और वर्क करेगा डी ब्लॉक में, या फिर डी ब्लॉक के बाद जो ग्रुप 13, ग्रुप 14 ये सारी चीजें आती हैं, मतलब डी ब्लॉक के बाद जो पी ब्लॉक आता है उसमें अफेक्ट कर सकता है ना। एस ब्लॉक में शील्डिंग का कोई रोल एज सच देखने को नहीं मिलता है। तो शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा बताइए जरा। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा इसका मतलब व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल इंक्रीज। यस, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा इसका मतलब आप जो है बहुत अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर पाओगे? शील्ड कर पाओगे, रोक पाओगे। मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, राइट? अब एक और पांचवा फैक्ट या वो आता है पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा बेटा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? मैम हाँ जी हाँ जी।
मैम प्लीज वेट मैम, आई हैव टू कॉपी शीट। हाँ मैं अभी रब नहीं कर रही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बस हमें ये पता है कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ना ही वो उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा और ना ही वो उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ना ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव होता है ना ही ऐड होता है। तो अगर मेरे पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो टेंडेंसी टू गेन अ इलेक्ट्रॉन विल बी नियरली जीरो। नियरली जीरो। मैम हाँ जी। मैम अब नियरली जीरो आ रहा है तो हाँ। मतलब कुछ टेंडेंसी होगी ना? ऐसा नहीं है कि कुछ टेंडेंसी होगी, बट मैं ये कभी नहीं बोल सकती कि जैसे सपोज कि बिल्कुल जीरो है ना, बिल्कुल जीरो वाली चीज तो कभी नहीं होती। नियरली जीरो का मतलब यही है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा वैसे तरीका यही होता है नियरली जीरो बोलो रादर देन आप परफेक्ट जीरो बोलो, क्योंकि जब किसी की टेंडेंसी नहीं है तो आप जबरदस्ती भी वो क्यों लेगा, है ना। तो वो ऐसे हम बोल देते हैं कि जीरो है, बट इसका मतलब वो नहीं है। नियरली जीरो इज इक्वलेंट टू जीरो। ऐसा नहीं कि कुछ टेंडेंसी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि वो गेन नहीं करना चाहेगा। तो अगर आपको देना है इलेक्ट्रॉन तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने नियरली इसलिए यूज करा है वर्ड यहाँ पे क्योंकि आप केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे नोबल गैसेज हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करते, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है बोलने का कि बिल्कुल जीरो है। बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो नाइट्रोजन में भी आती है, बेरिलियम में भी आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी एक बार को लेस एनर्जी देने पर गेन कर लेते हैं। तो इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली नोबल गैस की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने इन जनरल लिखा है नियरली जीरो। बट नियरली जीरो मीन्स यही है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा देन यू हैव टू गिव एनर्जी। इसमें कहीं नेगेटिव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होगा। मैम उसको डिस्टेबलाइज करना होगा ना हमें? हाँ, हम एनर्जी डिस्टेबलाइज देके करेंगे, बिल्कुल डिस्टेबलाइज होगा। अगर आपने एनर्जी दिया तो आप उसे डिस्टेबलाइज करेंगे, और साथ में आपने उसे इलेक्ट्रॉन, जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आपने इलेक्ट्रॉन भी दे दिया तो कॉन्फ़िगरेशन भी उसकी डिस्टेबलाइज हो जाएगी और खुद भी वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, है ना। तो इस केस में मैं बोलूंगी कि मेरा ईजी क्या हो चुका है बेटा? ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, आर पॉजिटिव, पॉजिटिव। राइट, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। इसको नोट कर लीजिए। ये पॉजिटिव कैसे होगी? हम तो उसको उस स्टेबल ही रहेगी ना वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कैसे रहेगी? जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फुली फिल से फुली फिल प्लस वन नहीं हो जाएगा? स्टेबल कहाँ से हुई? इलेक्ट्रॉन तो बट वो तो नियरली जीरो ले रहे हैं ना हम। अरे क्या पढ़ तो ले, क्या लिखा मैंने लिखा है कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नियरली जीरो है। तो अगर आप दोगे इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ना। यही तो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ईजी या तो मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाला यही तो केस होता है कि जब टेंडेंसी नहीं होती गेन कर, हाँ। तो आप दोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए ईजी पॉजिटिव, राइट। शैल आई रिमूव दिस? यस मैम। यस मैम। राइट। तो अब इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं लेके चलूं और बात करूं वेरिएशन ऑफ a longer period, and of course in S and P block first of all we are talking, तो हम लोग क्या समझेंगे? अगर आप एस एंड पी ब्लॉक में जा रहे हैं, लेट्स से आप चले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर मैं एस एंड पी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड जा रही हूँ बेटा, तो क्या होगा? तो जब मैं अलोंग द पीरियड जाती हूँ तो मुझे पता है कि एस ब्लॉक में जेड इफेक्टिव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65। 0.65, राइट। तो अगर जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ा मतलब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है?
more and more negative. तो electron gain enthalpy will become more and more negative. Right? हमने माना. तो अगर more and more negative बनेगी, इसका मतलब ये है कि लिथियम, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? हाई. हाई. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए? शुड बी हाईएस्ट फॉर, should be highest for noble अगर सिर्फ gases. Z इफेक्टिव के बेसिस पे चले तो शुड बी हाईएस्ट फॉर Noble gases. बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो No, सकता. no. बाय बिकॉज नोबल गैसेस के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? स्टेबल Positive. इलेक्ट्रॉनिक Stable कॉन्फ़िगरेशन, electronic. है ना. और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम और नाइट्रोजन के पास भी प्रेजेंट है. तो इसका मतलब नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? 0. जीरो. नाइट्रोजन के लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 या जीरो. है ना, और यहाँ पे भी 0. बस इतना ही फर्क है कि ये कभी भी इन एनी केस गेन नहीं करते. ये डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर्स. कभी कभी गेन कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है n-3 एग्जिस्ट करता है ना. तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0, बट नियरली 0 हम लोग इसे बोलेंगे. बट अभी फिलहाल के लिए आप इन तीनों को मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन तीनों की क्या है? 0. या फिर अदर वे राउंड अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? हाईली पॉजिटिव. सबसे ज्यादा पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो वो किसकी होगी? नोबल गैसेस की. इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी क्या होगी? पॉजिटिव. और इसके लिए भी मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव. सिर्फ इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है, इन सब के लिए मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव. बात सबको समझ आ रही है? राइट. अब आती है बात ऑर्डर की. तो आप लोग एक बात कि मैं यहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर लिख सकती हूँ. मैं ऑर्डर हमेशा लिखती हूँ या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर. मैं नेगेटिव के बेसिस पे या पॉजिटिव के बेसिस पे तो ऑर्डर डिसाइड नहीं करती, है ना. तो यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे ऑर्डर बताओ. आपको क्वेश्चन कैसे आएगा मैं समझाती हूँ. आपको क्वेश्चन आया कि मेरे पास लेट्स से कुछ एलिमेंट्स है. मेरे पास है लिथियम, मेरे पास है कार्बन है, ऑक्सीजन है और साथ में नियॉन है. ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट्स है. इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज क्या होंगी? ठीक है, और मेरे पास 4 ऑप्शंस है. देखिए क्या क्या. -200, -100, -500 और +1000. फिर +1000, -200, -100, -500. ठीक है, फिर है हमारे पास -100, -200, -500, +1000 और कैन नॉट प्रिडिक्ट. ऑप्शन सी. तो आप इसमें देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे मैम हमें क्या पता वैल्यू क्या है, हमने तो याद नहीं करी. बेटा ये याद नहीं करनी है. बस आपको ऑप्शन देख के सेलेक्ट करना है कि आपको लॉजिक सेट करना है. क्या आपको पता है कि नियॉन के लिए, क्योंकि ये स्टेबल है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होने वाली है? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव. और ये तीनों में कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इन सब में क्या प्ले करेगा रोल? Z इफेक्टिव. लिथियम में कार्बन जाऊं, कार्बन से मैं ऑक्सीजन जाऊं तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी मेरी? मोर नेगेटिव. मतलब कम नेगेटिव इसके लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव, इसके लिए और ज्यादा नेगेटिव, और इसके लिए क्या होगी? पॉजिटिव. ऐसा ऑप्शन चूज करो जो है वो है ये ऑप्शन, है ना. कम नेगेटिव, मोर नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ईजीई पे. ईजीई पे कभी ऑर्डर नहीं पूछा जाता, क्योंकि ऑर्डर किस बेसिस पे बनाया जाए, है ना. मोर नेगेटिव के बेसिस पे ऑर्डर बना रहे हो, पॉजिटिव के बेसिस पे ऑर्डर बना रहे हो, क्या ऑर्डर बना रहे हो, तो वो नहीं बता सकते. और बीच में बहुत सारी चीजें आती है. तो इसमें हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ पॉजिटिव होगी, कहाँ नेगेटिव होगी, और किस फैक्टर की वजह से मोर नेगेटिव होगी. आप लोग बात समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन बताना एक बार.
इस क्वेश्चन में ये है कि Repeat कर। लिथियम, कार्बन और ऑक्सीजन जो है इन सब में तो Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, जैसे मैं लिथियम से कार्बन जाऊंगी, कार्बन से ऑक्सीजन जाऊंगी, है ना, और इन सब में कोई भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इन सब के लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी। बट नियॉन के लिए, क्योंकि इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें लेस नेगेटिव से थोड़ी ज्यादा नेगेटिव, फिर और ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव बने। ऑप्शन ये है लेस नेगेटिव, थोड़ी और। इसमें नेगेटिव साइन इज नॉट द मैथ साइन, नेगेटिव साइन जस्ट मींस, है ना, तो यहाँ लेस एनर्जी रिलीज, थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिलीज, और ज्यादा एनर्जी रिलीज, और फिर पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ लुकिंग द ऑप्शंस यू हैव टू आंसर, राइट? यस। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटाएं यहाँ से। तो आप लोगों ने देखा कि आप जब एस से पी ब्लॉक में जा रहे हैं तो ही आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ईजीई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है ना। अब हम चलते हैं एस से एन पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आप हमेशा ऑर्डर बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि डाउन द, अगर आप एक ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि बीच में से एक उठकर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नहीं ना। सारे ग्रुप, अगर आप ग्रुप वाइज लेते हो तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूरे ग्रुप का क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर मैं कोई भी एक ग्रुप लेती हूँ, लेट्स से लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 1, तो मेरे पास है ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इन सब के लिए डाउन द ग्रुप इन सब की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, NS1। किसी की कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ सिंपल सी एक चीज आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो ईजीई का वैल्यू क्या होना चाहिए? का वैल्यू लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, है ना। तो इस केस में मैं ऑर्डर लिख सकती हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक ऑर्डर लिखूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेसिस पे लिथियम की सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, एंड देन सीजियम, एंड देन फ्रांशियम। बोलो हाय है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, yes ma'am, decreasing because of increase in atomic radii, right? Now जैसे ग्रुप 1 है वैसे ग्रुप 2 में भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग हमेशा ही देख रहे हैं कि 1 और 2 में तो खासकर कोई दिक्कत आती भी नहीं है। दिक्कत आती कहाँ से बेटा? ग्रुप 13, 14, 15, 16 इन सब में हमें जो है सबसे ज्यादा देखने को जो है प्रॉब्लम मिलती है। क्यों? क्योंकि इन सब में आपको अचानक से क्या देखने लगता है? शील्डिंग इफेक्ट का रोल है वो प्ले होने लगता है। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, मैं शैल आई रिमूव दिस ma'am wait, वेट। यस मैम। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 13 ना। ग्रुप 13 की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अभी आप आज जब देख रहे थे साइज को या फिर एटॉमिक रेडियाई को, तो अभी नोटिस कर पा रहे थे ना कि सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आ रही थी? ग्रुप 13 में ही आ रही थी, है ना, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है अचानक से बीच में आ जाता है और हो जाती है ना। तो पहले ग्रुप 13 की बात कर लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? मतलब लेस नेगेटिव, पॉजिटिव, पहले आप बताइए फिर हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे बार तो ग्रुप 13 देखा ही है, तो अब आपको क्या लगता है? अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल तो है ऑफ कोर्स, तो बताइए। प्रेडिक्टेबल है हाँ मैम बोरॉन भी
मैम बोरॉन Shielding effect होगा। बोरॉन तो will be no मैम effective bond. बोरॉन विल बी ग्रेटेस्ट। पहला भी बताइए, इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, NH2 NP1 है ना। यस। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो एज सच कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। मैम Shielding बोरॉन effect। एल्यूमिनियम में will be शील्डिंग इफेक्ट को एक मिनट, देवांशी क्या बोल रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। मैम सेम कि बोरॉन और एल्यूमिनियम में तो नॉर्मल चलेगा एंड देन गैलियम इंडियम एंड थेलियम देयर इज प्रॉब्लम क्योंकि वो डी ब्लॉक के बाद आ जाएगा। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम होगी? सोचो, अगर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करोगे तो क्या क्या मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, ये बताओ बस मुझे। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, हाँ, तो उससे जेड वो इफेक्टिव जेड घटेगा, इफेक्ट। जेड तो इफेक्टिव घटेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम में ये तो पता है कि नंबर ऑफ शेल्स करते हैं ना। नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। हाँ, एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस। तो अगर एटॉमिक रेडिया बढ़ेगा तो आपका फर्क क्या आएगा? अचानक से एटॉमिक रेडिया अगर बढ़ा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ईजी पे, ईजी विल बिकम लेस नेगेटिव। यस मैम एंड विल डिक्रीज। ठीक है। अब दिक्कत हमेशा कहाँ आती थी बेटा? एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। गैलियम में, क्योंकि यहाँ पे अचानक से क्या आ जाते हैं, 3d10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो 3d10 जब प्रेजेंट है यहाँ पे, तो अब आपको ये पता है इन सब में क्या अप्लाई होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर इन सब में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो उससे क्या होगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। हाँ, मतलब Eg की वैल्यू मोर नेगेटिव हो जानी चाहिए, मोर नेगेटिव। है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको वैल्यूज, एक अंदाजे वाली वैल्यूज दूं, तो क्या देखने को मिलता है? लेट्स से कि Eg की मैं वैल्यूज लिख रही हूँ यहाँ पे लेट्स से इसकी वैल्यू है Eg की -100, ठीक है। ये मतलब ऐसे वैल्यूज नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई, -100, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एल्यूमिनियम पे गई तो मैंने आपको क्या बोला कि Eg की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, या फिर -200 ले लेते हैं, है ना। वैल्यू लेस माइनस नेगेटिव हो जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि अब साइज बढ़ गया है। तो लेस नेगेटिव लेट्स से वो होके हो गई -150। ठीक है। तो यहाँ डिक्रीज कितने का हुआ? डिक्रीज 100। 100 का। अब जब एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब अगर शील्डिंग इफेक्ट आ गया है पिक्चर में, तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ गया। तो जेड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसानी से अंदर आ जाना चाहिए, है ना। यस मैम इलेक्ट्रॉन विल क्योंकि इंक्रीज। यही पैटर्न हम हो जाएगी। वो कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे जब आयनाइजेशन एनर्जी ये सब देख रहे थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ जो फर्क आता है वो ये है कि यहाँ पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी ही करती है बट कम अमाउंट से, लेट्स से -80 हो। अब क्या आप रिलेट कर पाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। नहीं, नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, ये नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट नहीं है। ऑलवेज डिक्रीजिंग टिल गैलियम। राइट। इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव बन रही है, गैलियम से एल्यूमिनियम से गैलियम पर आ रही तो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है। तो अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या इसका रोल नहीं हो रहा? रोल तो है इसका, क्योंकि डिक्रीज का अमाउंट आप देख रहे हैं कितना सब्सटैंशियली कम हो गया। यहाँ 100 से डिक्रीज हुआ, यहाँ सिर्फ कितने से डिक्रीज हुआ है? 20। ठीक है। अब यही चीज आगे देखने को मिलती है कि जब वैसे तो यहाँ पे जब गैलियम से इंडियम जाते हैं तो हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स ही डोमिनेट करते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज करेगी, है ना। तो लेट्स से यहाँ डिक्रीज करके -40 हो गई, डिक्रीज तो करनी थी, हो गई। अब यहाँ पे जब आएंगे इंडियम से थेलियम, हम सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से शील्डिंग इफेक्ट आ गया, 4 है 14 का पुअर और 5d10,
जिसके लिए प्रिपेयर नहीं था, अगेन डिक्रीज करेगी बट कम अमाउंट से, लेट्स से -30। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज ही कर रही है और ईजी लेस नेगेटिव ही होता जा रहा है, एक्सेप्ट टू द फैक्ट कि डिक्रीज कितना हो रहा है सिर्फ वो वेरी कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हुआ है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस मैम। राइट। तो ये चीज याद रखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में तो यहाँ भयंकर ग्रुप 13 में एक भयंकर इंक्रीज डिक्रीज नजर आता है, थीलियम अचानक से पहुंच जाता है ऊपर, ये वो बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसा कुछ भी ग्रुप 13 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ऑब्जर्व नहीं होता। इट डज नॉट मीन कि शील्डिंग का रोल नहीं है, क्योंकि वो रोल से बस इतना फर्क पड़ रहा है कि आपका जो डिक्रीज का अमाउंट है वो वेरी कर रहा है, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि इंक्रीज हो गया। ठीक है, बात समझ आई? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन सब में ग्रुप 13 में यही देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्मूथली डिक्रीज कर रही है, बट शील्डिंग वजह से कितना डिक्रीज कर रही है उस चीज में फर्क आएगा बस। Ma'am, that means that it is always decreasing, but it is not decreasing significantly. मतलब हाँ, मतलब ये नहीं बोलूंगी सिग्निफिकेंटली, क्योंकि कहीं पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ, जैसे ये भी एक सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, बट स्मूथ डिक्रीज नहीं है सेम अमाउंट से। तो मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप 30 ड्रॉ करूं तो डिक्रीज एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा शार्प डिक्रीज, फिर थोड़ा कम डिक्रीज, फिर शार्प डिक्रीज, फिर कम डिक्रीज, समवॉट लाइक दिस। डिक्रीज तो हो गई, बात क्लियर हुई? यस मैम। तो शील्डिंग इफेक्ट का यहाँ जो रोल है वो सिर्फ इस चीज में है कि अमाउंट ऑफ डिक्रीज को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यस मैम। तो एक तरीके से आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिल रहा होगा कि ग्रुप 13 में जहां इतनी सारी एक्सेप्शंस आ रही थी वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, और एक्सेप्शन नहीं आती तो 14, 15, 16, 17 में तो एक्सेप्शन की बात आती नहीं, क्योंकि वो शील्डिंग से क्या इफेक्ट से क्या है, काफी दूर है, वो डी से काफी दूर है, हाँ या ना? लेकिन है ना, तो इसको हटा दो जरा एक बार। ये जो डिक्रीज होगा हाँ अमाउंट में, वो मतलब जैसे जैसे पहले में 20 का डिक्रीज हुआ, फिर 40 का, फिर 10 का, तो ये चेंज होता रहेगा या? डिक्रीज, अच्छा 20 फिर 40 और 10 इसकी बात कर रही है ना? हाँ, तो मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल वैल्यूज अपने मन से लिखे, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ 100 का डिक्रीज है तो यहाँ 20 का डिक्रीज, तो डिक्रीज में काफी डिफरेंस आ जाएगा, डिक्रीज कम का हो जाएगा, कितना कम का हो रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 100 का कम होगा 20 का ही कम होगा। ठीक। Now a sense of relief we are getting कि भाई इतने एक्सेप्शंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नहीं है, बट अगेन बेटा केमिस्ट्री है, ये लास्ट टाइम पे धोखा देती है, तो इतना रिलीफ नहीं लेते हैं ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, क्या एक्सेप्शन आ रहा है ग्रुप में, वो ध्यान से सुनेंगे बेटा। ऐसा देखा जाता है कि अगर मैं लास्ट के ग्रुप्स की तरफ जा रही हूँ, मतलब ग्रुप 16 की बात कर रही हूँ, ग्रुप 17 की बात कर रही हूँ, है ना, ग्रुप 18 की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि ग्रुप 18 तो नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस की तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है, इसमें तो कोई बात करनी ही नहीं है, ये तो मतलब बेकार है। 16 और 17 की मैं मेजर डिस्कशन यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले ग्रुप 17 का डिस्कशन करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, है ना। अब वैसे अगर आप एक पीरियोडिक टेबल की वाइज समझोगे, फ्लोरीन आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, तो जब मैं इससे राइट जाती हूँ तो साइज छोटा होता है ना, तो फ्लोरीन यू नो हैज द स्मॉलेस्ट साइज इन द पीरियड। यस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरे इसमें देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज तो हाइड्रोजन का होता है, वो स्मॉलेस्ट होता है एंटायर पीरियोडिक टेबल, स्मॉलेस्ट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को एक तरीके से बोलते हैं छोटू ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इस बार हाइड्रोजन को मैं स्किप कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन राइट नाउ, राइट, आई एम एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अलावा सबसे छोटा एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन। हाइड्रोजन को हटा दूं तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, ऑलरेडी फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखती हूँ तो 1s2 2s2 वो 2p5 होती है ना। यस मैम।
मतलब ऑलरेडी इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यस है ना? मैम। तो ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, पहले एक बार मैं वैल्यूज लिखकर समझाती हूँ तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ध्यान देना। मैं ईजी वैल्यूज लिख रही हूँ ग्रुप 17 की, ठीक है? तो लेट्स ये है -328, लेट्स से ये है 349, 325, 295, ये वैल्यूज। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको ये तो पता चल गया इन सारी चीजों को देख के कि इन सब में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगी। ये पहला कंक्लूजन है। क्यों हाईली नेगेटिव होगी? क्योंकि अगर मैंने इन सबको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दे विल रीच अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाँ या ना? Yes. मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी in entire periodic table, entire pt is of halogens. Why? Because एक इलेक्ट्रॉन देते ही they will reach the nearest noble gas configuration, right? और ये है। अब फ्लोरीन अगर मैं नॉर्मल बेसिस पे चलूं तो फ्लोरीन अगर मैं अपना नॉर्मल वाली बात करूं तो डाउन द ग्रुप मेरा नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगे तो Eg का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए बेटा? डिक्रीज करना चाहिए। यही हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो आप देख तो रहे हैं Yes. कि लेस नेगेटिव हो रहा है, बट क्या आप इस चीज को पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है? Yes. यहाँ से इन दोनों को अगर मैं छोड़ूं तो लेस नेगेटिव तो होता जा रहा है, यहाँ से तो स्मूथ है, डिक्रीज लेस नेगेटिव बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। आश्चर्यजनक सा फैक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बीइंग स्मॉलेस्ट इन साइज शुड गेन द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन क्लोरीन, इजंट इट? Yes, ma'am. सही बोला ना Yes. मैंने? Yes. फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज, फ्लोरीन छोटा है तो उसको ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए क्लोरीन से, बहुत आसानी से गेन करना चाहिए क्लोरीन से, हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं। No, ma'am. ओके, तो बट आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर पा रहा है? क्लोरीन। Chlorine. तो अब यहाँ पे क्या रूल है? आप अपने पॉइंट्स लिखो। क्या शील्डिंग इफेक्ट यहाँ रोल प्ले कर सकता है? No. नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में No. शील्डिंग नहीं है। शील्डिंग कहाँ पर आता है? Bromine. पर यहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब शील्डिंग जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था, जो सारी चीजों को खराब करता था, वो यहाँ नहीं खराब कर रहा, वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं। तो क्या इन्वॉल्व होगा ये समझने की बात है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने आपको बोला था बेटा घर पे अगर आप गेस्ट को इनवाइट करोगे तभी गेस्ट आएगा। Yes. डिस्कस किया था। चलो मैंने इनवाइट कर दिया घर पे गेस्ट को, बड़े अच्छे से इनवाइट करा, बेटा आ जाओ, घर आ जाओ, ये वो। पर घर पे हमारे बिठाने की जगह नहीं है, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन क्या मैं उसे एडजस्ट कर घर पे? नो, No, ma'am. कैन नॉट एडजस्ट। तो वो उसको ऐसा नहीं लगेगा मेरा निरादर हो गया, मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे बुला लिया और बिठाया भी नहीं, खिलाया भी नहीं, ऑल दैट स्टफ। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन हुई है। पता है क्या? फ्लोरीन सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव की अगर करें तो वो फ्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन से। मतलब फ्लोरीन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, इलेक्ट्रॉन कम, बट साइज क्योंकि फ्लोरीन का बहुत छोटा है क्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन आ तो जाता है, पर बैठाने की बैठेगा जगह, कहाँ? एडजस्ट करने की जगह नहीं होती। वो वैसे ही छोटे से साइज पे 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है वैलेंस शेल पे, वो कितना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे, और ऊपर से तुमने एक और घुसा दिया तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगी? और थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से ये देखा गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है किससे? क्लोरीन से। तो इसका रीजन मेरे पास क्या आया कि ड्यू टू small size of fluorine, the incoming electron feels high electron repulsion, greater repulsion, और उस रिपल्शन के चलते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी क्या हो जाती है?
लेस नेगेटिव। बोलो बात समझ आई नहीं आई? मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है ड्यू टू हाँ स्मॉल साइज, हाँ। तो शील्डिंग इफेक्ट भी होगा वहाँ पे। नहीं, शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट नहीं होगा। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ी हो रहा है ये सब। शील्डिंग इफेक्ट तो तब इनर लाइन डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो शील्डिंग की वजह से रिपल्शन नहीं हो रही यार। रिपल्शन जो बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, जो पहले से प्रेजेंट है, उनके बीच में होगी। मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जैसा वो जो गेस्ट आया और घर का किसी बंदे ने उसका इंसल्ट कर दिया, ये वो वाली रिपल्शन है। हर बार इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज नॉट शील्डिंग ना। ओके, इज दैट क्लियर? तो इसलिए यस, समझ आया, क्योंकि साइज जो है राइट हैंड साइड जब मैं जाऊंगी तो ही सबसे ज्यादा छोटा होगा, इस वजह से। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना यहाँ मुझे नजर आ रही है, सारी चीजें यहाँ मुझे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे साइज छोटा होगा। इज दैट क्लियर? और इसको जरा हटाओ एक बार। यस मैम। यस मैम। अब इस साल ही मेंस का जो एग्जाम हुआ है, जनवरी मेंस 2020 में, यही क्वेश्चन आया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया गया था और इनका आपको बताना था ईजी का वैल्यू। तो लेट्स से मुझे वैल्यूज दे दी गई कुछ -200, -300, -400, -100। देन आई हैव टू मैच करना है कि किसका कौन सा वैल्यू होगा। तो आप बस इतना देखो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है कि क्लोरीन का हाईएस्ट नेगेटिव हो जाता है, फ्लोरीन का सेकंड होता है, बाकी नीचे तो डिक्रीज ही करता है ना। तो मतलब आयोडीन का सबसे कम होगा, ब्रोमीन का सबसे कम तो आयोडीन का है, मतलब 100 होगा आयोडीन का, ब्रोमीन का ब्रोमीन 200 का हो जाएगा, माइनस, क्लोरीन का क्लोरीन -400 हो का जाएगा और 400, फ्लोरीन का -300 होगा। बोलो हाँ या ना? यस, ठीक है, बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मैच करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, दिव्यांश बात क्लियर है? देवांगी, यस मैम। देवांगी यस मैम। कोई डाउट? आवाज नहीं आ रही मुझे तेरी। राइट, चलिए शैल मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं बेटा ग्रुप 16 पे। ग्रुप 16 की बात करते हैं। ग्रुप 16 में सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है मेरे पास प्रेजेंट है। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो इन सब में अगेन अगर सेम लॉजिक पे चलें तो डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊंगी तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो बेटा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ, लेस नेगेटिव बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीजेस। हाँ, Excuse me, इलेक्ट्रॉन ma'am. हाँ जी, हाँ जी। Ma'am, my network was unstable, so can you please explain this last question again? ये वाला Conveying क्वेश्चन, it. Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू दे दिया और हमें मिक्स मैच करना है कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होता है, किससे? फ्लोरीन से। और ब्रोमीन और आयोडीन का सबसे कम होता है ना। तो आयोडीन की सबसे लास्ट कम वाली वैल्यू होगी -100, ब्रोमीन की थोड़ी ज्यादा वाली होगी -200, बट हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके साथ होगा? क्लोरीन के साथ होगा। फ्लोरीन की सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, Okay, ma'am. राइट? ठीक है, अब इसी चीज को बेटा मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, यहाँ पे। तो अब आपको बस ये सोचना है कि क्या यहाँ पे भी वही सारी चीजें होंगी जो ग्रुप 17 में मुझे देखने को मिली है, क्योंकि ग्रुप 17 से जस्ट एक आगे वाला है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑक्सीजन का साइज तो छोटा है ही है, क्योंकि लेफ्ट से राइट अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाती हूँ तो साइज डिक्रीज कर जाता है ना। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर जो है, जो कि एक्चुअली में लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से, बट वो मोर नेगेटिव होती है ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, right? And the reason to this will again go to the size factor. Size of oxygen is smaller than सल्फर, सल्फर या फिर एनी अदर एलिमेंट बोल देते हैं, फिर सल्फर से कंपेयर करें तो सल्फर ही लिख देते हैं।
So incoming electron feels more repulsion. तो आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे? आप लोग जनरल ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर ये वाला एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो ये वाला एलिमेंट कौन से पीरियड का होता है बेटा? थर्ड पीरियड का होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ तो टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल I can observe कि थर्ड पीरियड एलिमेंट has more electron gain enthalpy, has more negative EGE than second period element. हाँ है ना? Yes. यही चीज आपने क्लोरीन और उसमें भी देखी और यही चीज आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर रहे हो ग्रुप 16 में, राइट? इज दैट क्लियर? यस चलिए इसको हटाएं यहाँ पे। मैम प्लीज वेट। अच्छा सॉरी। मैम डन। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ग्रुप 16 में एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली है, पता है क्या? और ये जो है ना, जो मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ, ये मार्क कर लेना बेटा, गारंटीड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एन एग्जामिनर कैन आस्क। क्योंकि मैंने आपको जितना बताया ना इतना ही सब लोग बताते हैं और इतना ही सब जगह लिखा भी है, हर बुक्स में भी इतना ही लिखा है, लेकिन हर बुक में एक छोटा सा चीज और लिखी है जो 99% टीचर्स भी नहीं बताते और 99% बच्चे तो ऑफकोर्स स्किप करते ही लिखते हैं। और वो क्या है वो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ। मैं इन सबके एक्सपेरिमेंटल ईजी वैल्यूज आपके साथ लिख रही हूँ। ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी ऑफकोर्स, बट मैं वैसे समझाने के लिए लिख रही हूँ कि इसकी ईजी -141 है, इसकी -200 है, -195 है, -190 है, -174, ये वैल्यूज। और आप देखो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि Eg सल्फर का मोर नेगेटिव होगा ऑक्सीजन से, ट्रू है? बट यस ये नहीं देख पा रहे यहाँ हिडन चीज कि ऑक्सीजन का Eg पूरे ग्रुप सबसे कम है, यस Yes. मैम। जबकि ग्रुप 17 में ये नहीं था। यस मैम। वैल्यूज आपके पास जो शेयर करी है यस इसमें आप मैम। देख पा रहे थे, ये -328 था, ये -349 था, ये -320 कितना था, 325 मैंने लिखा था, -295 और 270 के आसपास, है ना? तो देख पा रहे थे कि यहाँ पर ही चेंज था और कहीं नहीं था, और लोएस्ट इसी के पास थी, यस मैम। लेकिन यहाँ पे लोएस्ट किसके पास है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बात कहीं पे लिखी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ऑक्सीजन शो कर रहा है। तो अगर मैं कंप्लीट ऑर्डर बनाऊं Eg का या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाऊं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाऊंगी, अगर आप तो देख पाएंगे कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की है और सल्फर की हाईएस्ट होगी, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। ये की पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब पॉइंट आता है कि मैम ऐसा क्यों है और यहाँ ऐसा क्यों नहीं था। अब इसको देखो बहुत क्लियरली तो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर ये चीज मेरे सामने है तो मैं इसको सिर्फ इसी तरीके से समझा सकती हूँ कि फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेना था। बहुत ज्यादा है ना? क्योंकि फ्लोरीन को पता है मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा तो मैं हाईली स्टेबल हो जाऊंगा, यस हाईली स्टेबल। लेकिन ऑक्सीजन और इस ग्रुप में तो ऐसा नहीं है, ये अगर पार लेते तो ये हाईली स्टेबल तो नहीं होने वाले, तो इनको कोई खास इफेक्शन नहीं है। 17 और ग्रुप 16 को अगर कंपेयर करा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 की ऑब्वियसली मोर नेगेटिव होगी देन ग्रुप 16, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ग्रुप 17 एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नोबल गैस बन जाएगा, है ना? बट ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है, और ऑक्सीजन में साइज भी छोटा है। तो ये वो वाली बात नहीं होगी कि जब किसी के साथ एक प्रॉब्लम होती है तो वो इंसान अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम और जोड़ लेता है, छोटी सी प्रॉब्लम को हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। ये कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसको गेन करके कोई फायदा तो होना नहीं है,
और ये गेन करना तो चाह रहा है, ठीक है, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, बट अगर आ जाएगा तो रिपल्शन बहुत होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि मेरा साइज छोटा है, तो इसी कारण से इसका ईजी वैल्यू सबसे कम हो जाता है पूरे ग्रुप 16। डू यू अंडरस्टैंड? ये की पॉइंट है, ट्रस्ट मी, यहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। ये रिपीट कर दो, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। मैंने ये बोला था कि अगर मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूं, कि फ्लोरीन के केस में तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर था वो फ्लोरीन की कम थी माना, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि लास्ट में पहुंच जाए, है ना? ऑक्सीजन की इतनी कम होगी कि वो लास्ट में पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरीन के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा ऑक्सीजन से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, है ना? तो इसके अंदर इच्छा ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, तो इसकी फैक्टर है अलाउड, बट फिर भी दोनों चीजें काम कर रही है ना, गेन करना भी चाहता है, स्टेबल भी हो जाएगा, साइज भी छोटा है, तो इस वजह से इसका डिक्रीज तो हुआ, बट उतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना किसका डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन का डिक्रीज हुआ। बात क्लियर है? मैम हाँ जी, मैम इसका एक और रीजन हो सकता है कि ऑक्सीजन अगर 2 लेगा तो हमें और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाँ वही चीज है ना, वो तो भाई एनर्जीज कैंसिल आउट हो सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैंसिल आउट हो सकती है। ये एक्चुअली सबसे पहली बात ये है कि ये वाली जो है EgE1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने का ही है, तो मैं इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन वाली तो लूंगी नहीं, क्योंकि वो तो वैल्यूज प्लस होती हैं, तो सबकी प्लस ही होती है ना, तो वो वाला फैक्ट यूज करना इनएप्रोप्रिएट रहेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये EgE1 है रादर देन EgE2। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब आते हैं, अब आप बताओ मुझे, क्या ग्रुप 15 में ये सब चीजें देखने की जरूरत है? Should I need to know Yes. anything about group 15? Actually no. Why? क्योंकि ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3. Isn't it already stable configuration? Yes, ma'am. Yes. तो इनकी तो पहली बात भूल ही जाओ, इन सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ये किसी भी सेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि इन सबकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई रूल अलाउ नहीं होगा कि नहीं इसकी लेस नेगेटिव हो जाएगी या उसकी मोर नेगेटिव हो जाएगी, ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली बात इन सबकी नेगेटिव ही नहीं होगी, इन सबकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या बननी है? पॉजिटिव बन रही है। और इनफैक्ट अगर आप इसका डेटा भी इकट्ठा करेंगे तो आप यही नोटिस करेंगे, हालांकि ये सारे डेटा ट्रू नहीं है, बहुत सारी जगह अलग अलग डेटाज है, बट सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, नाना पापा आंटी सब बीमार, सबके लिए अगर EgE1 का डेटा जो हमने लिखा तो इसका देखा गया है, ये सारी डेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले हैं, -0.00000725। तो आप समझ पा रहे हैं ये क्या है? इतना नेगेटिव, इतना लेस नेगेटिव कि आप अप्रोक्सीमेटली इसे क्या ही मान सकते हैं? 0। मतलब गेन करने की कोई इच्छा ही नहीं है। और यहाँ जब फास्फोरस पर आते हैं तो ये और भी छोटा हो जाएगा, और यहाँ तो और ही बुरा हालत देखने को मिल रही है। कि इन सब में तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इन सब की तो प्लस है, हालांकि गेन इसमें भी नहीं होना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी कम नेगेटिव इज नियरली जीरो इटसेल्फ, और ये सब पॉजिटिव, और आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट सारी पास पास ही है, 0.7 0.8 1 ऑलमोस्ट पास ही है। तो इस ग्रुप 15 में कुछ देखने का के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज मुझे जाननी है यहाँ पे, वो ये है कि दे ऑलरेडी हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। एज सच किसका ज्यादा किसका कम डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल। जब बुला ही नहीं रहे हैं तो फिर कहाँ ज्यादा जाए कहाँ कम जाए तो बात ही नहीं आती। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, ma'am. तो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द डे, शैल आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. हाँ तो कंक्लूजन ऑफ द डे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सिर्फ मेजरली जो एक्सेप्शन आपको नजर आया है वो आया ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में। वो सिर्फ इसलिए
इसलिए आया बिकॉज आप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जाते हैं तो आपका साइज क्या हो जाता है, छोटा, तो कहीं ना कहीं सेकंड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव बन जाती है, किससे, थर्ड पीरियड से। दैट्स इट। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एज सच बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखकर पता चलना चाहिए कि कौन ज्यादा मतलब किसकी पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव। इज दैट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. और there is no nothing of मतलब no regular ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन डी एन एफ ब्लॉक। तो डी एन एफ ब्लॉक के तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भूल जाओ। जब ट्रेंड एस और पी में ही अच्छे से देखने को नहीं मिल रहे तो डी में और एफ में तो क्या ही मिलेंगे, राइट? अब लोग हम फर्दर चलते हैं टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको कुछ एप्लीकेशंस याद होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के जो हमने डिस्कस करे थे कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बीच का डिफरेंस, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर स्टेट में रहना चाहता है एलिमेंट। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर स्टेट में रहना चाहता है, और 11 और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है तो मोर देन वन स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। और जहां पे भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है तो जहां पे भी शार्प जंप आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो आप मानेंगे कि यहाँ पे क्या है, उतने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि आप जो ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, हाँ जी कुछ बोल रहे हो? No, ma'am. नहीं, अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज किया मतलब नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना? और ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की किसके पास होती है? जनरली नॉन मेटल्स के पास। Non-metals or तो- halogens. हाँ, हैलोजेंस आर आल्सो नॉन मेटल्स, है ना? तो नॉन मेटल्स के पास होती है। और साथ साथ मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी वो है कि अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ना? तो यहाँ Yes. पे बता रही हूँ उसकी ज्यादा टेंडेंसी गेन करने की इलेक्ट्रॉन की, मतलब मैं बोल सकती हूँ विल अंडरगो रिडक्शन। यस, वो रिडक्शन में जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और जो रिडक्शन में जाता है वो हमेशा दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि एक ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो इलेक्ट्रॉन हवा में घूम रहा है। If somebody has lost an electron, other one has to gain that electron, है ना? ऐसा कभी देखा है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया हवा में घूम रहा है कि भैया मुझे कोई गेन कर लो? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो अगर एक लॉस कर रहा है तो साथ में कोई गेन करने वाला जरूर होगा। तो अगर यहाँ पे ये बंदा गेन कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो खुद तो रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब किसी ने तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ही होगा, और जिसने रिमूव किया वो क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज हुआ होगा। इसलिए ऐसे एलिमेंट्स जो खुद रिडक्शन में जाते हैं दे विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? इसको ऐसे याद रखा करो, एजेंट हमेशा दूसरों का काम करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस, है ना? तो एलिमेंट दैट अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन एंड मेक अदर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज is actually oxidizing agent, है ना? तो जो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो कैसा बिहेव करेगा? एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। बट अगेन बेटा ये सारी चीजें मतलब वन साइड ऑफ द कॉइन है, ठीक है? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है तो ये नहीं कि सिर्फ ये को देखेंगे, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, यू विल लिसन, बट हाँ ये इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है? वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगा इसका मतलब
that will act as a poor oxidizing agent. Because of low tendency to gain electron. Right? But आप ये पॉइंट जरूर नोटिस कर लीजिए, ये इज नॉट ओनली क्राइटेरिया, नॉट ओनली क्राइटेरिया to determine oxidizing agent or reducing agent, but it is one of the criteria. It is one of the criteria. ठीक है? तो मेरे एप्लीकेशन सिर्फ यही प्रिडिक्ट करने में होता है कि कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन ज्यादा बेटर नॉन मेटल होगा, कौन मेटल होगा. तो या आप सारी चीजें कहाँ से देख सकते हो, उसकी ईए वैल्यू से. बट अगेन ईए इज नॉट ओनली फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व टू. Am I clear till now? Shall I move? Yes. No, ma'am. ये सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करना. ये इसी का उल्टा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, नहीं चाहेगा तो वो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ना, कि जब ज्यादा है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Yes, ma'am, done. Yes, ma'am, done. चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक बार. लेट्स से मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स A, B, C, D. They have following electronic configuration. A की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1. B का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s2 4p6 5s1. C का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1. और D का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1. मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स सेम ग्रुप में लाया करते हैं. विच एलिमेंट्स fall into same group. A and C. Are you sure? One minute. Okay. Yes, ma'am. Right? करेक्ट. A and C. A and C. डाउट ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आप देख लो Copper and silver. दोनों के क्या क्या है, सेम है. ये 3d10 1 है, ये 4d10 है ना. तो इसका मतलब A और C, अब ये दोनों एक्चुअली सेम ग्रुप के कैसे हुए? बिकॉज ऑफ सेम outermost electronic shell configuration. राइट. अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following involves maximum amount of energy? मतलब involves maximum amount of energy का मतलब समझते हैं कि
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े, इन्वॉल्व का मतलब है यू हैव टू सप्लाई, राइट। एक ऑप्शन है मेरे पास ये, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये, तीसरा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन है ये। ऑप्शन सी। हम ऑप्शन 3। नो डाउट, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इन सब में ये वाला जो है ये क्या है आपका EgE, EG2। इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन देना क्या है, नो डाउट वेरी डिफिकल्ट। बात क्लियर हुई सबको? तो ये छोटी चीजें जो है आप याद रखेंगे, राइट। नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी। शैल आई रिमूव दिस? यस मैम। That is electronegativity. Now, electronegativity क्या है? इसको समझाने के लिए आप एक चीज समझिए। सबसे पहले क्या है, ये एक किसी भी एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ये होती क्या है, इट इज टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself. मतलब लेट्स से आपके पास एक बॉन्ड है, ए और बी के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। जब भी एक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है ना बेटा। इनके बीच में ये वाला एक पेयर शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन का। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली मिडल में है ए बी के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ना किसी की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होते हैं। मतलब हो सकता है बी की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, या फिर हो सकता है किसी केस में ए की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली शिफ्टेड है। इस केस में मैं बोलूंगी जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा शिफ्टेड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, क्योंकि इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अट्रैक्ट कर ली है। और इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो ये है क्या, पहली बात तो ये देखो, पहली बात ये है, समझो इस चीज को कि लेट्स से आपने और मैंने डिसाइड किया, लेट्स से देवांगी और मैंने पेन शेयर किया, ठीक है। तो देवांगी के पास रेड कलर का पेन है, मेरे पास ब्लू कलर का पेन है, और देवांगी को ब्लू कलर चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए। तो हम दोनों ने क्या किया, वो दोनों पेन, एक उसका पेन और एक मेरा पेन, हम दोनों ने वो पेन मिडल में रख दिए, दोनों पेन, और बोला तुझे जितना यूज करना तू वो यूज करियो। मैंने बोला हाँ ठीक है, और मैंने भी सेम चीज उसको बोली। तो अब क्या होगा, अगर देवांगी मेरा पेन और अपना पेन उतना ही यूज कर रही है जितना मैं उसका यूज कर रही हूँ, मतलब हम दोनों इक्वल अमाउंट में यूज कर रहे हैं, तो ये केस है। और अगर वो दोनों पेन मैं ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, वो नहीं कर रही उतना इस्तेमाल, इसका नहीं कि वो कर नहीं रही इस्तेमाल, कर रही है पर उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही जितना मैं दोनों को यूज कर रही हूँ, तो मतलब मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई। और अगर वाइस वर्सा हुआ तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई। तो इस पर्टिकुलर केस में जो समझने की बात ये है, वो ये नहीं है कि बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ली, गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन। नो, बी हैज नॉट गेन्ड इलेक्ट्रॉन, बी हैज जस्ट यूज्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स मोर देन ए, and here A has used these electron more than B. So nobody has gained electron, nobody has lost electron. Electron is shared, but it is more shared towards one element. जो ज्यादा शेयर करेगा या फिर जो ज्यादा उसे शेयर्ड पेयर को यूज करेगा या अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ तक बात सबको समझ आई है? तो अगर मैं आपसे हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था गेन
इलेक्ट्रॉन हाँ, कितने कर टेंडेंसी रहा है गेन करने की, तो मतलब एक्चुअली गेन में गेन हो करना रहा है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, सिर्फ क्या करने की टेंडेंसी है, शेयर Attract to करने attract के अट्रैक्ट shared करने की। share of electron. राइट, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो ये डिफरेंस काफी अपने दिमाग में इंपॉर्टेंटली रखना है। अब एक चीज मैं आपको समझाती हूँ, क्या, लेट्स से एक बॉन्ड है HCl और एक बॉन्ड है FCl। अब HCl बॉन्ड को अगर देखूंगी तो मैं कि H और Cl के इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज्यादा किसकी तरफ शिफ्टेड होते हैं? क्लोरीन की। मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, Hydrogen. ओ हाँ सही है। और इस केस में देखा जाता है कि फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होता है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में मैं बोलूंगी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, है ना? Yes. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ये बोलूं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग। किसके रिस्पेक्ट में? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा है या ये कम है। आप बोल सकते हो, लेकिन ये बताओ किससे कंपेयर करो। बिना कंपैरिजन के इस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लोरीन अगर एक केस में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरे केस में वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना? यस मैम। यूज कर रहे हैं यहाँ पे इनहेरेंट प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी, एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था या आयनाइजेशन एनर्जी था, वो चीजें मेजर की गई है ना? कैसे मेजर करी गई? ठीक है, एनर्जी कितनी देनी पड़ी, एनर्जी कितनी लूज करनी पड़ी। जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है या एक की तरफ ज्यादा शेयर, उसमें तो कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। पेन शेयर किया हमने, एक ज्यादा यूज करा, तो उसमें कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो सच नहीं है। जब एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब इसको कभी भी एब्सोल्यूट तरीके से करेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी को आप परफेक्टली मेजर कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस मैम। नॉट बी परफेक्टली मेजर्ड। Now, why did I write inherent property? It's just take a simple example. Sorry, कि जैसे सपोज आप लोगों को मेरे बारे में डिस्कस करना है, लेट्स assume this. तो कई बच्चे बोलेंगे कि मैडम तो बहुत ही बेकार है, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, कोई काम ही नहीं है, बस पूरे दिन डांटती रहती है ना? और लेट्स से मैंने किसी को डांटा ही नहीं है, लेट्स से तुम में से मैंने कभी किसी को डांटा ही नहीं, तुम में से किसी ने मेरी डांट सुनी ही नहीं, तो तुम बोलोगे अरे नहीं, कहाँ डांटती है, वो तो एकदम शांत बैठी रहती है, तो कुछ बोलती नहीं है ना? तो हु इज करेक्ट? द पर्सन हु इज सेइंग कि मैम बहुत शाउट करती है या बहुत डांटती है, या द पर्सन इज सेइंग कि जो बिल्कुल शाउट नहीं करती? एक्चुअली नन ऑफ देम इज करेक्ट, कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, बट एक्चुअली मैडम क्या, वो तो मैडम ही जानती है, नोबडी एल्स नोज इट। ये एग्जैक्टली वही चीज है, कोई नहीं जानता कि कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आप सिर्फ अंदाजे से वर्क करते हो, और कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पर्सपेक्टिव की बात है कि ये ज्यादा है तो हो सकता है दूसरा कम हो, और ये अगर कम है तो क्योंकि दूसरा ज्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो इट इज अ पर्सपेक्टिव थिंग, वो किसी एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप कभी भी परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कोई एनर्जी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। एम आई क्लियर टिल नाउ? यस मैम। मैम Yes, Shall I ma'am. remove this? तो हर कंपाउंड में हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की चेंज होती रहती है या फिर सेम ही है कि नहीं नहीं, इसकी सेम ही ज्यादा रहेगी, कंपाउंड में तो सेम रहेगी, बट किसकी ज्यादा है वो डिपेंड करती है। मैम हाँ जी, मैम आपने पीछे लिखा था कि दे कैन नॉट बी मेजर्ड, हाँ, पर perfectly. डिविजन फॉर्मूला में तो हम उनका डिफरेंस निकाल के हाँ हाँ हाँ, मॉड के अंदर आता है। मैंने लाइन क्या लिखी थी बेटा, इट कैन नॉट बी परफेक्टली मेजर्ड। ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा, अगर भाई मैं मेजर ही नहीं कर सकती तो मैं ये थोड़ी बता सकती हूँ कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, किसकी तरफ शेयर। मैं मेजर करूंगी लेकिन परफेक्टली मेजर नहीं करूंगी एनर्जी वाइज। लेट मी जस्ट कम टू द फैक्ट, मैं अभी वही बताने वाली हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स से मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड परफेक्टली, राइट? is an inherent property, cannot be measured perfectly.
अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. कैन नॉट बी मेजर्ड परफेक्टली डज नॉट मीन कि कैन नॉट बी मेजर्ड एट ऑल. इट जस्ट मीन्स कि उसको परफेक्टली किसी फॉर्मूला से नहीं मेजर किया जाता. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को मेजर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि आप इसे एनर्जी वाइज तो मेजर नहीं कर सकते है ना, आप इसको किसी सेंस में रिलेटिवनेस लेके मेजर कर सकते हो. जैसे सपोज जस्ट रिकॉल मोल कॉन्सेप्ट वाला थिंग. तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने ये बोला था ना, हम एटम का मास मेजर नहीं कर सकते, बट हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर कर सकते हैं. Yes, ma'am. हमने बोला था हम एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते, बट हम उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोवलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल्स, राइट? No. एग्जैक्टली वही चीज है. आप इसको परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए, एक पॉलिंग, एक मुलिकन और तीसरा आया ऑल्ड्रेड रॉशो. इन तीनों ने अपने अपने ढंग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया. ठीक है, क्योंकि आप उसको मेजर करने का एज सच कोई और पैरामीटर नहीं है. तो पॉलिंग ने कुछ और रिलेटिवनेस या कुछ और बेसिस लेके मेजर किया, मुलिकन ने कुछ और चीज मेजर करी, कुछ और चीज को रिलेटिव लेकर मेजर किया, और ऑल्ड्रेड रॉशन ने कुछ और मेजर किया. क्या क्या है मैं समझा रही हूं, ध्यान से सुनेंगे. पॉलिंग यूज्ड बॉन्ड एनर्जी डेटा to measure electronegativity. Mulliken used ionization energy and electron affinity data to measure electronegativity, and Aldred Rosho used Z effective data to measure electronegativity. अब मेरा मतलब परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते उससे क्या था, सुनिए. मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि पॉलिंग गलत है, ये दोनों सही है, या ये गलत है बाकी सब सही है, या ये सही है बाकी गलत है. ये बोलना एग्जैक्टली रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मेजर नहीं किया जाता. भाई मेरा नेचर कोई मेजर नहीं कर सकता, वो पर्सपेक्टिव की बात है. तो पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसके पर्सपेक्शन से मेजर किया? बॉन्ड एनर्जी से. उसको कुछ डेटा मिले. मुलिकन ने मेजर किया इससे, इसको कुछ डेटा मिल गए. ऑल्ड्रेड रॉशो ने जेड फैक्टर से मेजर किया, उसे कोई डेटा मिल गया. पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि पॉलिंग इज बेटर देन मुलिकन, मुलिकन इज बेटर देन ऑल्ड्रेड, या पॉलिंग इज बेकार मुलिकन. और मैं किसी को बेटर या किसी को बेकार यहाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि इन सब ने एक डिफरेंट पैरामीटर यूज करके एक नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी को स्टडी करने की कोशिश करी है. आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, ma'am. तो ये मेरा मतलब था इस चीज से कि आप परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को आपने परफेक्टली मेजर किया ना, जहां वैन डर वाल्स मेजर करना था वहां वैन डर वाल्स ही करा, भाग के और कुछ नहीं किया, है ना. और कोवेलेंट जहां मेजर कर सकते थे वहां कोवेलेंट किया. एटॉमिक मास को भी आपने एक पर्टिकुलर रिलेटिवनेस के थ्रू मेजर किया. बट ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा एटॉमिक मास को कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, नहीं. बट यहाँ ऐसा है कि कोई किसी और डेटा की बेसिस पे चल रहा है, कोई किसी और डेटा की बेसिस पे चल रहा है. बट हमारी ये कंडीशन है कि हम किसी को बेटर या खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने जो मेजर किया है वो एक ऐसी चीज है जो कि नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी है ना. तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक ने बोला मैडम खराब है, एक ने बोला मैडम अच्छी है, तो किसको सही माने किसको गलत माने? आप किसी को सही किसी को गलत नहीं मान सकते, क्योंकि आपने खुद मुझसे डील नहीं करा, या फिर ये बोले कि उन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग था. तो आप उन दोनों में से नहीं बोल सकते कि तू सही है तू गलत. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दैट इज व्हाट आई मेंट बाय मेजर्ड परफेक्टली. फाइनली इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Right. One thing. Now point is, अब इन दोनों ने क्या क्या, इन तीनों ने क्या क्या एक्सप्रेशंस दिए वो मैं आपको समझा देती हूँ. हालांकि उस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम होते हैं, बट ये नहीं है कि मुलिकन गलत है, ऑल्ड्रेड रॉशो गलत है, या पॉलिंग सही है. बट फिर भी यूज तो मैं किसी एक को ही करूंगी, ऑब्वियसली बात है ना. विल गोइंग टू यूज ओनली वन. तो हम लोग पॉलिंग को यूज करते हैं to have electronegativity scale rather than Mulliken or Aldred Rosho. ठीक है. अब या तो आप ऐसा बोल लो कि पॉलिंग ने ज्यादा घूस खिलाई थी उन लोगों को, या फिर आप ऐसा समझ लो कि बॉन्ड एनर्जी डेटा मच एक्यूरेट है कंपेयर टू जेड इफेक्टिव या आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि ये भी चीजें बदलती रहती है. बट बॉन्ड एनर्जी जो है काफी एक्यूरेट डेटा है, क्योंकि जब एक बॉन्ड बन गया तो उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली विदाउट एनी मच डिफरेंस परफेक्टली कैलकुलेट की जा सकती है.
बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिंग बेटर है मुलिकन से, ऑलराउंड बेकार है, इनका मतलब ये नहीं है। बट हम यूज तो किसी एक को ही कर सकते हैं, सब यूज नहीं कर सकते, राइट? तो हम लोग तो उसका वो रहेगा। पॉलिंग ओवर मुलिकन या ऑलरेड वॉश करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो आप चलते हैं पॉलिंग स्केल की तरफ। शैल आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. अब आते हैं पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमने बोला कि ये बेस्ड है किस पे? बॉन्ड एनर्जी डेटा पे। इससे न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, बट मैं फॉर्मूला फिर भी लिखवा रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट्स से ए और बी के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मॉड हम ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम हो सकता है, वो होता है 0.208 डेल्टा ए बी का अंडर रूट। अब डेल्टा ए बी क्या है? डेल्टा ए बी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी का हाफ। तो एक्चुअली ये बेसिकली क्या है? लेट्स से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस एफ, या फिर फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेनी है, उनके बीच का डिफरेंस लेना है। तो आप लिखोगे 0.208 अंडर रूट टाइम्स डेल्टा क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड, ये HH है, का पावर हाफ का होल अंडर। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इस तरीके से इसने जो है बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करी, जो हमें लगा कि कंपैरेटिवली शायद मोर बेटर रिजल्ट देगी कंपेयर टू अदर्स। तो आपको कोई याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, बस आप ये फॉर्मूला को प्लीज ध्यान लीजिएगा, बिकॉज डायरेक्टली कभी फॉर्मूला जो है आपसे पूछा जा सकता है, राइट? बस इस चीज में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सारी की सारी वैल्यूज है, ऑल द वैल्यूज आ रहे हैं किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल में नहीं है, किलो कैलोरी पर मोल में। तो सारी बॉन्ड एनर्जी का जो भी डेटा है वो किलो कैलोरी पर मोल में। इज दैट क्लियर? और पॉलिंग स्केल के बेसिस पे ऐसा देखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल, fluorine is the most electronegative element in the periodic table. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. With the fluorine electronegativity equals to 4.0. पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी देखी जाती है बेटा? 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पॉलिंग स्केल की देखी जाती है, फ्लोरीन की देखी जाती है। तो फ्लोरीन को हम पॉलिंग स्केल पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का मानेंगे। बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है मैं आपको बता दूंगी, हालांकि आप कुछ कुछ को ही याद रखेंगे, सबको तो ऑब्वियसली याद नहीं रख सकते। यहाँ तक बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. शैल आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. तो पॉलिंग स्केल पे जैसे मैंने बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 जो कि हाईएस्ट मानी जाती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 मानी जाती है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है 2.8, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 मानी जाती है, और एस्टाटाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 मानी जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है ना? यस मैम। ठीक है। और वैसे ही अदर एलिमेंट्स की भी आप जैसे देख सकते हैं कि आप ये तो मैंने सारे देखो नॉन मेटल्स लिए, और वो भी वो जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है, बिकॉज इन सबका जेड इफेक्टिव हाईएस्ट है। वहीं पे अगर मैं कोई और लूँ, जैसे जो एक्सट्रीम राइट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो इन सब में देखिए क्या वैल्यूज होती है। इसकी 1.0 मानी जाती है, 0.9 मानी जाती है, 0.8, 0.8,
0.2 इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेटल्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है और जो नॉन मेटल्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है ना। नॉन मेटल्स इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। राइट। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज है, अब ये नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा कि मैम इतना ही क्यों डिक्रीज हो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट की मैंने बताया ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यूज तो है नहीं, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेजर करना है तो हमने एक डेटा से मेजर किया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। इसको आप बस ऐसे रिलेट कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप आप ये मान लो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज होता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी वजह से जो हो रही है डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। बोलो बात हाई क्लियर हुई? यस मैम। राइट। अब यहाँ पे आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा। आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड में मेटल्स हैं, फिर मेटलॉइड्स होते होते आप कहाँ की तरफ पहुंचते हो, नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल। लेफ्ट से राइट अगर आप जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और इसका रीजन भी यही देख सकती हूँ कि लेफ्ट से राइट जाऊंगी पीरियोडिक टेबल में तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ेगा। तो इसलिए अगर मैं लेफ्ट से राइट की बात कर लूं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में देखेंगे आप 1.0, 1.5 होती है इसकी, 2.0, 2.5 के आसपास होती है इसकी, 3.0 के आसपास होती है, 3.5 एंड 4.0। देख पा रहे हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसलिए फ्लोरीन हाईएस्ट है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। आप सबकी याद नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा रख लेना, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की याद रख लेना। मेटल्स में से किसी एक आध की याद रख लेना कि 1 के आसपास, 1.9 के आसपास होती है ना। बस ये छोटी छोटी सी चीजें जो है आप हल्का फुल्का याद रख सकते हो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़े से ध्यान रख सकते हो, जनरली 2.1 ऑब्जर्व होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कुछ कुछ सारी चीजें तो नहीं याद रख सकते, बट हाँ थोड़ा सा अंदाजा याद रख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये नोबल गैस की जीरो, नोबल गैस Yes, और ma'am, noble. नोबल गैसेस हैज जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब पॉलिंग ने उन्हें जीरो दिया और नोबल गैस हैव असाइंड जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पॉलिंग्स। पॉलिंग स्केल पे सारे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो मानी गई है। राइट? कैन आई रिमूव दिस? Wait, ma'am, please, हाँ। please, can you wait for 2 minutes? Done, ma'am. Right? Thank you, ma'am. Now let's come on to the Mulliken scale. हालांकि हमें इसके बेसिस पे वैल्यूज क्या है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान हम सिर्फ पॉलिंग स्केल की वैल्यूज रखेंगे। बट फॉर्मूला जैसे मैंने बोला था कि इसने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करी है, तो हम फॉर्मूला ध्यान रखते हैं कि इसके बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। बट हेयर हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेते हैं। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में गिवन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका क्या होगा, एवरेज होगा अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल। राइट? और स्केल से वैल्यूज निकाली जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और पॉलिंग स्केल से कंपेयर की जाती है। तो मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की जाती है, तो ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल पे ज्यादा आती है, किससे, पॉलिंग स्केल से। और पॉलिंग स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
वो होगी मूलिकन स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूलिकन स्केल इन डिवाइडेड बाय 2.8 का वैल्यू आता है इसमें। और अगर इस तरीके से देखा जाए, ये अगर मूलिकन स्केल है लेट्स से, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला फैक्टर अप्लाई करूंगी तो आप देख पा रहे हैं कि 2.8 की वैल्यू से क्या आ रही है, मतलब ज्यादा आ रही है मूलिकन स्केल पे। तो फॉर्मूला निकला कि पॉलिंग स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मूलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपका आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 इंटू 2.8 कितनी बन जाएगी 5.6। 5.6 ये आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे जो है जनरली पूछ सकते हैं, बट इसमें आप ध्यान रखेंगे अगेन ये वैल्यूज जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है। और इन केस अगर आपको वैल्यूज इलेक्ट्रॉन जूल उसमें दे रखी है, मतलब किलो जूल्स पर एटम में दे रखी है, तो आपका थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाता है, 540 का फैक्टर आता है, तब आप मानेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें किलो जूल पर एटम है। डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि किसकी क्या है। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा, इस एक्सप्रेशन से कई बार जो है पास्ट ईयर्स में भी और टेस्ट सीरीज में भी न्यूमेरिकल भी पूछा गया है मूलिकन स्केल, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं ना कैलकुलेशन वाइज, बस एवरेज टाइप ही तो लेना है, किसी वैल्यू से डिवाइड ही तो करना है। बस ये फॉर्मूला जो है मूलिकन स्केल का आप लोग ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। हटाएं जरा इसे। ये yes एक्सप्लेन कर दो एक बार। क्या एक्सप्लेन करूँ इसमें? ये मूलिकन स्केल की ज्यादा होती है पॉलिंग स्केल से, इसके हाँ, बाद मूलिकन स्केल की ज्यादा होती है पॉलिंग से, और ऐसा देखा गया कि जो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो मूलिकन स्केल बाय 2.8 से अचीव होगी। तो पॉलिंग स्केल पे इसका मतलब हमारी कम होगी ना, क्योंकि कम को अगर मैं 2.8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मूलिकन स्केल बनेगी, है ना। और मूलिकन स्केल नेगेटिविटी क्या है ये, तो ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो 2.8 इंटू 2 5.6 बन जाएगा, ओके। ठीक है। फिर ये नीचे लास्ट वाला क्या है? इसमें ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और आपको जो है ये वैल्यूज किलो जूल पर एटम में दी है, तो किलो जूल पर एटम में होंगी तो नीचे 540 होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है नीचे तो 5.6 से डिवाइड करना। ओके। चलिए इसे हटा दे। yes ma'am नाउ आप आते हैं ऑल्ड्रेड रॉशो। ऑल्ड्रेड रॉशो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है उस पे जो है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियर की पावर ज्यादा होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो उसने उस चीज से रिलेट किया कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ऑल्ड्रेड रॉशो के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.539 Z इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744, इस तरीके से होती है। अब चाहो तो फॉर्मूला याद करो, ना चाहो तो मत याद करो, ये आज तक तो कभी पूछा नहीं गया है और उम्मीद भी नहीं है कि ये कभी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपकी श्रद्धा है, आप याद करना चाहो, मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इसके हिसाब से वैल्यूज ही होती है, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मेजर करें। हालांकि जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे, हम पॉलिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो आप पॉलिंग को ध्यान रखेंगे। और मेन पॉलिंग है, दूसरा मूलिकन है जिससे कभी कभी न्यूमेरिकल आ सकता है, इससे कोई न्यूमेरिकल और कुछ नहीं आना। आज तक तो कभी ऑल्ड्रेड रॉशो का फॉर्मूला भी नहीं पूछा गया, राइट। बट ठीक है, हमने लिखवा दिया, एज अ डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए। इज दैट क्लियर टिल नाउ? yes ma'am यस मैम। ओके। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, आर इज द डिस्टेंस, मतलब रेडिया है, एटम का रेडिया है, जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उसका रेडिया है। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत सारी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप अभी के लिए ऑन दिस लेवल आप बस इतना समझिए कि
मेजर नहीं की जा सकती। लेफ्ट से राइट में अगर मैं जाऊँ, लेफ्ट से राइट पे जाऊँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज दिखती है, इंक्रीज होते हुए दिखती है। टॉप से बॉटम जाती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। बट क्योंकि ये बहुत आराम से मेजर नहीं की जा सकती तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है चेंज करते हैं। आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो उससे इंट्रोड्यूस नहीं करी। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आप लोग स्टडी करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कम होगी। वो आप आगे जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन और अलग कॉन्सेप्ट्स आपके पास आते जाएंगे, मैं तभी तभी बताती जाऊंगी। अभी के लिए इतना बहुत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज दैट क्लियर? अब एक मोस्ट Yes, ma'am. एप्लीकेशन ऑफ Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, शैल आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. Now there is a most important, there's some very most important applications of electronegativity. इसमें से सबसे important application I would say is calculation of percentage ionic character, कि आपको काफी काम आएगा। तो जैसे आप लोगों ने ये देखा कि अगर एक बॉन्ड है ए और बी और इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ खिसके हुए हैं, लेट्स से बी की तरफ खिसके हुए हैं, तो बी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा क्योंकि उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा कंपेयर टू ए, और ए के ऊपर थोड़ा सा क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गेन और लूज नहीं हुआ है। अगर ए ने पूरा लूज कर दिया होता इलेक्ट्रॉन तो ए प्लस बन जाता, बी ने पूरा गेन कर लिया होता तो बी माइनस बन जाता। बट अभी गेन और लूज नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बी की तरफ थोड़ा ज्यादा है, इससे थोड़ा नेगेटिव बी और ए पे थोड़ा सा पॉजिटिव आया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन आने की वजह से थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। क्या आप इस बात को समझ है ना? तो Yes, ma'am. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे निकाला जाता है कि 16 टाइम्स माइनस एक्स बी का मॉड प्लस 0.5 टाइम्स एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। बट अगेन ये एक्स एक्स भी पॉलिंग स्केल्स का होगा क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल की ही लेते हैं, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और आपने एक चीज और पढ़ी थी जो मैंने लास्ट में बताई थी, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडिया हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर ना, एटॉमिक रेडिया ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज। उसमें भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल आता है। वो ये है कि एटॉमिक रेडिया जो होता था DAB वुड बी इक्वल्स टू RA प्लस RB प्लस क्या होता, माइनस 0.09 माइनस 0.09 टाइम्स इनटू मॉड ऑफ मॉड ऑफ XA माइनस, एक्स ए बॉन्ड Minus XP. No. राइट। Yes, ma'am. तो दो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडिया ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इसको क्या इक्वेशन बोलते हैं? स्टीवेंसन शॉर्मिकर, राइट? चलिए, shall I remove this and move on to the third application? हटा दूं? मैम प्लीज कैन यू ओके ओके ओके, बस हो गया। बस हो गया। I just wanted to see what you wrote, na? Stevenson's शॉर्मिकर। Shawmaker. अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। बट अगेन एब्सोल्यूट नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट ये काफी हेल्प करती है डिसाइड करने में, हेल्प्स अस टू डिसाइड और बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। जैसे आपके पास XOH बॉन्ड है तो ये हाइड्रोक्साइड है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, XOH बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड किस तरीके से टूट रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो आपको मिलेगा क्या, XO नेगेटिव और H पॉजिटिव लेट्स से,
तो अब देखेंगे H प्लस निकला, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड मेरा क्या था, एसिडिक। और अगर ये बॉन्ड यहां से टूटा है तो मुझे मिलेगा X प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो मैं इस वाले हाइड्रोक्साइड को क्या बोलूंगी, बेसिक। तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चीज में हेल्प करती है कि मेरे पास अगर हाइड्रोक्साइड बॉन्ड है, जैसे आप देखते हैं NaOH है हमारे पास, HOCl है, OH है ना, और आपके पास आप अगर उसको देखेंगे HOCl को इस तरीके से लिख रही हूं मैं, HOCl। तो आप NaOH को जब देखते हैं तो NaOH हमेशा ऐसे नहीं टूटता, Na प्लस एंड OH माइनस। और यस मैम। एक एसिड होता है जो कि टूटता है H प्लस एंड ClO माइनस। ClO माइनस। इनके बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि एक जगह ब्रेकिंग जो है यहाँ से हुई है, तभी Na प्लस और OH माइनस मिला है, और एक जगह ब्रेकिंग यहाँ से हुई है कि H प्लस और ClO माइनस मिला है ना। तो जहाँ H प्लस ClO माइनस मिल रहा है मतलब वो वाली चीज मेरी क्या हो गई, एसिडिक। यहाँ पे मुझे Na प्लस और OH माइनस मिला है मतलब वो वाला हाइड्रोक्साइड मेरा क्या हो गया, बेसिक। ये काफी हद तक मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे जो है चेक कर सकती हूँ। कैसे, देखिए जरा, अगर आप NaOH वाली की बात समझ रहे हैं, NaOH इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लिख देते हैं, जैसे मैंने H की बताई थी अप्रोक्सीमेटली 2.1 थी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 3.5 है, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे ऑलमोस्ट हमने कितनी ली थी, 0.9 ली थी, है ना। तो Na और O के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, 3.5 माइनस 0.9 करोगे तो 2.4 2.6 ही तो आएगा। हाँ जी 2.6। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो वो कितना आएगा, देखो जरा, 1.4। 1.4। और आपको पता है NaOH कहाँ से टूटता है, यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वहां से ज्यादा आसानी से बॉन्ड क्या हो पा रहा है, ब्रेक हो पा रहा है। टूट सकता है, ब्रेक। तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, तो आपका Na प्लस और OH माइनस में है ना। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जिस बॉन्ड में मोर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लीवेज वहां से होगी। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखे, मोर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atoms in a bond, more tendency to undergo cleavage. Is that clear? यस मैम। वहीं अगर आप HOCl वाला एक केस ले लेते हैं तो जरा इधर भी देख लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, ये 2.1 होती है, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 थी। यहाँ डिफरेंस कितना आया, 0.5, और यहाँ डिफरेंस कितना आया, 1.4। कहाँ ज्यादा है, यहाँ डिफरेंस ज्यादा, मतलब यहाँ से ब्रेक होगा, माइनस और H प्लस आएगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो यहाँ से हमें ये हेल्प मिलती है कि कहाँ पे किस तरीके, हालांकि देखो ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं होंगे, इन सब चीजों के बहुत एक्सेप्शंस होंगे, बट अभी आप बेसिक फाउंडेशन लेवल पर हो तो आपके लिए अभी इतना ही काफी है। आगे जैसे घुसेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी, बट हद तक ये सारी चीजें सही है। इज दैट क्लियर? यस। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और बेटा 95% मैंने आपका चैप्टर पीरियोडिसिटी वाला खत्म करा दिया है, ठीक है। बट खत्म नहीं हुआ है ये, अभी हम लोग, और यहाँ तक इनफ है आपके स्कूल लेवल के लिए, काफी है यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग बहुत सारी चीजें इस पीरियोडिसिटी में और पढ़ेंगे जो एंट्रेंस लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर को लिंक करेंगे हम, इससे नेक्स्ट चैप्टर को लिंक करने के लिए बहुत सारी ब्रिजिंग प्रॉपर्टीज, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो वो पढ़ेंगे। बट मेजरली अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो मेजर इतने ही टॉपिक्स आप लोगों को पीरियोडिसिटी में कवर करने थे, तो 95% हमने कर लिया। बट अभी भी एक नॉमेनक्लेचर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि 100 प्लस जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे दिखता है। हालांकि इन सब चीजों से कोई सवाल कभी नहीं आता है, बट एक देखेंगे, ठीक है। बट 95% ऑफ द चैप्टर इज डन, राइट। अब आप लोगों को ये चीज समझनी है कि बेटा फ्राइडे को तो आपकी क्लास नहीं होगी, देयर बी नो क्लास ऑन फ्राइडे, आई एम बिजी समवेयर। मंडे आई एम नॉट श्योर कि मंडे भी क्लास होगी नहीं होगी, आई विल इन्फॉर्म। ओके मैम। राइट, बट
क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम्स है, मैंने बताया था 2 जुलाई से 10 जुलाई, बट मैं क्लास को सस्पेंड नहीं कर रही हूँ, क्लास हमारी चलेगी, बट मैं टॉपिक आगे नहीं लेके जाऊंगी। इसके आगे वाले जो 5% वाली चीजें हैं वो मैं 10 जुलाई के बाद ही आपको पढ़ाऊंगी। 10 जुलाई से पहले ऐसा नहीं किया कि क्लासेस नहीं आती, क्लासेस हैं। हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे लेवल के, एम्स लेवल के और एडवांस लेवल के, ऑन द चैप्टर्स दैट यू हैव कवर्ड टिल नाउ, लाइक जो मोल कॉन्सेप्ट आपका हो गया है, रिडॉक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और पीरियोडिसिटी टिल नाउ। तो 10 जुलाई तक जब भी मैं, बस इन 2 दिन का मुझे शॉर्ट नहीं है, फ्राइडे और मंडे का, बट बाकी जो भी क्लासेस होंगी 10 जुलाई तक क्वेश्चनर राउंड, तो आप लोग अपने टॉपिक जितने कवर हो गए हैं उनके साथ बी प्रिपेयर्ड रहिए। वी विल बी डूइंग वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स यू हैव कवर्ड, और जिसके वो चैप्टर्स बचे हैं उन्हें वो चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी, और जिनके वो चैप्टर्स हो गए हैं उनके वो क्वेश्चंस कराऊंगी। और 10 जुलाई के बाद जो है हम इस वाले चैप्टर का 5% वाला पोर्शन और केमिकल बॉन्डिंग को जो है शुरू करेंगे। ये बात सब क्लियर है? ओके किसी मैम। को क्लास नहीं है, मंडे का मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? इन केस मैं मंडे का भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया, तो प्लीज मुझे याद दिला देना, ठीक है? यस मैम। चलिए, और किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके। और अगर कोई आप लोग एडिशनल टेस्ट चाहते हैं, एडिशनल प्रैक्टिस चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन यूज आप लोग, क्योंकि 10 जुलाई तक, क्योंकि मुझे आगे नहीं पढ़ाना है, तो आई कैन गिव मैक्सिमम टाइम पॉसिबल टू यू पीपल। अगर आपको किसी प्रॉब्लम, किसी चीज में दिक्कत आ रही है, आपको कुछ पढ़ना है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। बस फ्राइडे मंडे मत करना क्योंकि मैं बिजी रहूंगी, बट इसके अलावा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रेडी टू गिव पर्सनल टेंशन टू एवरीबॉडी, बिकॉज दिस इज द टाइम वी कैन यूज कि आपके जो पुराने चैप्टर्स है, भारी भारी वाले जो खतरनाक खतरनाक है ना, रिडॉक्स विडॉक्स और पीरियोडिसिटी, सबके हम अच्छे लेवल के सवाल जो है लगा सके। और आपको इंडिविजुअली कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, जस्ट टेल मी द टाइम और कब हम डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ओके। चलिए, ओके, Okay, ma'am. टाटा, बाय बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।